नमस्कार। मैला आंचल की आंचलिकता पर विमर्श करने के संदर्भ में याद आ रही हैं कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पंक्तियाँ। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांच। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में लिखा है, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। इसका कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर है पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा रेखाएं मिलकर इसकी बनावट मुकम्मल करती हैं। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और उत्तर में जो मिथिला की सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखाओं को इससे जोड़ते हैं। इस उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु ने पूर्णिया के एक हिस्से के एक गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर उपन्यास कथा का विषय बनाया है। उन्होंने कहा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है और चंदन भी है, कीचड़ भी है, गुलाब भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं इनमें से किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। तो उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फणीश्वर नाथ रेणु ने ही किया था और उसी समय से आंचलिक उपन्यास की अवधारणा स्पष्ट रूप लेने लगी थी और ऐसा प्रभाव पड़ा इस उपन्यास का कि बाद में आंचलिक उपन्यासों की भरमार हो गई। लेकिन कोई भी उपन्यास आंचलिक उपन्यास की सफलता को प्राप्त नहीं कर सका। वास्तव में मैला आंचल का प्रकाशन अपने आप में एक घटना थी और इसका कारण भी स्पष्ट है। फणीश्वर नाथ रेणु का गांव से गहरा संबंध था। उनका गांव था हिंगना और आए। पूर्णिया क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वे परिचित थे। लतिका रेणु से उन्होंने बाद में ब्याह किया, लेकिन लतिका रेणु ने एक साक्षात्कार में बताया है कि वे बार बार गांव में जाते थे। वे जब गांव में जाते थे तो धान की रोपनी में शामिल होते थे। स्त्रियां जो गीत गाती थीं, वे गीत सुनते थे। वे कुछ वाद्य यंत्रों को भी बजाना वे जानते थे। रात में अचानक उठकर कहीं नौटंकी होती रहती थी तो वहाँ चल देते थे। कहीं कोई वाद्य यंत्र बजता होता था, वहाँ पहुँच जाते थे। और जब नौटंकी होती रहती थी या जब मेला ठेला होता था, कोई नाटक खेला जाता था, तो वे कहते हैं कि मैं कलाकारों की अपेक्षा वहाँ बैठे हुए दर्शकों को देखा करता था, उनकी प्रसन्नता का अनुभव करता होता था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो लिखा है वह बिल्कुल यथार्थ है। यथार्थ को भी कोई रचनाकार अपने मन में वर्षों वर्षों रचाता है, पचाता है, तब उसको स्पष्ट करता है, तब वह उसको अभिव्यक्त करता है। सीधे सीधे वह बात सामने नहीं आती है, उसमें उसकी रचनात्मकता जुड़ी होती है। नहीं तो एक ही विषय पर कई रचनाकार लिखते हैं, लेकिन सबों को एक जैसी प्रसिद्धि नहीं मिलती है। गांव के जीवन पर तो बहुत सारे उपन्यासकारों ने लिखा है, लेकिन जैसी प्रसिद्धि मैला आंचल को मिली, वैसी प्रसिद्धि फिर किसी अन्य उपन्यास को नहीं मिल सकी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार फणीश्वर नाथ रेणु ने किसी क्षेत्र को, किसी अंचल को उपन्यास में नायक के पद पर प्रतिष्ठित किया। यह अपने आप में पहली घटना थी। उनके उपन्यास मैला आंचल में नायक बिल्कुल निष्कासित है। नायकोचित चरित्र वाले दो पात्र आते हैं, बावन दास और डॉक्टर प्रशांत, किंतु
उनको नायकोचित गरिमा नहीं दी गई है। नायक पद पर मेरीगंज नामक गांव ही प्रतिष्ठित है और इस गांव का नाम जो मेरीगंज पड़ा, इसके लिए भी एक कारुणिक कथा की रचना की जो अनुश्रुतियों से जुड़ी हुई है और वह कथा इतनी विश्वसनीय, इतनी यथार्थ बन पड़ी है कि कहा जाता है कि एक इतिहासकार ने मेरीगंज और उसकी कथा को इतिहास सम्मत घटना के रूप में चित्रित किया गया। जब फणीश्वर नाथ रेणु को इस विषय में बताया गया तो उन्होंने कहा कि वह कल्पना है। वह जो मेरीगंज गांव के नामकरण के पीछे जिस कथा का वर्णन किया है मैंने, वह कल्पना है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि रानीगंज कई गांव के नाम थे जिसके कारण पोस्ट ऑफिस में कुछ चीज़ें आती थीं तो उनके वितरण में दिक्कत होती थी, इसलिए मेरीगंज नाम रखा गया। और कितनी मार्मिक कथा बूंद दी फणीश्वर नाथ रेणु ने कि मार्टिन नाम का एक अंग्रेज था जो नील की खेती करने के लिए वहाँ कोठी बनाकर रहता था। इंद्र की अप्सरा से भी सुंदर उसकी एक पत्नी थी मेरी, जिसे वह बड़े अरमान के साथ लाया, सड़क बनवाई ताकि उसको दिक्कत नहीं हो, और मलेरिया के चपेट में आकर मेरी मर जाती है। और किस तरह से मलेरिया सेंटर खुलवाने के लिए कागज़ों की रद्द का पुलिंदा लेकर वह घूमता रहता है, अंत में विक्षिप्त हो जाता है। रद्दी कागज़ों का पुलिंदा बगल में दबाए वह लोगों से कहता फिरता है कि मलेरिया सेंटर खुलने की अनुमति मिल गई है, मलेरिया सेंटर खुल जाएगा। और मलेरिया सेंटर नहीं खुला। एक दिन वह आता है और मेरी की कब्र पर फूट फूट कर रोता है, कहता है डार्लिंग मलेरिया सेंटर नहीं बन सका। अंत में कांके के अस्पताल में भर्ती हो जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूर्वदीप्ति प्रविधि से यह कथा मेरीगंज के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु अपने पूरे रचनात्मक कौशल के साथ, और कहीं से भी यह गढ़ी हुई कथा नहीं लगती है। और इसकी चर्चा तब और प्रमुखता से हमारे सम्मुख आती है, इसकी मार्मिकता तब और प्रमुखता से हमारे सामने स्पष्ट होती है जब इसकी 35 साल बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ लोग आते हैं मलेरिया सेंटर खुलवाने के लिए। तो बहरहाल अभी हमने चर्चा की मेरीगंज को नायक के रूप में सृजित करने की। तो कोई भी जो गांव होता है, अंचल होता है या जनपद होता है, उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, और मेरीगंज अपनी पूरी विशिष्टताओं के साथ मैला आंचल में हमारे सम्मुख आता है। वह गांव जब आंचलिक रूप में हमारे सामने चित्रित होता है तो वहाँ की संस्कृति, मसलन रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, मरनी हरनी, फसल की कटाई, मछमरी, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, अनुश्रुतियाँ, जनश्रुतियाँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, किंवदंतियाँ, ये सारी बातें हमारे सामने प्रमुखता से जगह पाते हैं और वे हमारे सामने अभिव्यंजित हो पाते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो मैला आंचल एक समृद्ध उपन्यास है। इसमें हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के गान हमारे सामने उपस्थित होते हैं, गांव की छोटी छोटी बातें हमारे सामने उपस्थित होती हैं, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष जो संबंध है वह संबंध भी इस रूप में हमारे सामने आते हैं कि कहीं भी अश्लीलता शब्द हमारे दिमाग में पहुंचता ही नहीं है। लगता है कि वह वहाँ के ग्रामीण जीवन में अनुचित घटना है, कहीं कुछ अवान्तर नहीं है, कहीं कुछ अस्वाभाविक नहीं है। तो यह अपने आप में बड़ी बात है
कि जिन स्थितियों का चित्रण चटकारे लेकर किए जाते हैं या चटकारे लेकर नहीं भी किए जाएं तो वे इस रूप में चित्रित नहीं हो पाते हैं कि उसको पढ़ते हुए एक यौन चित्रण की जो गरिमा विहीन स्थिति होती है वह हमारे सामने आ जाती है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो लगता है कि फणीश्वर नाथ रेणु कितने बड़े कथाकार हैं। जैसे एक जगह है डॉक्टर और कमली के प्रथम मिलन का चित्रण है, उसमें जो पंक्तियां हैं उस पर आप ध्यान दें कि गुलमोहर के लाल फूल मुरझा गए हैं, अमलतास की पीली ओढ़नी ढरक गई है, योजन गंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर अब देवता नहीं मनुष्य बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आँखें थोड़ी सी ऊपर उठी और फिर नीचे झुक गई। और इन पंक्तियों में डॉक्टर प्रशांत और कमला के दैहिक चित्रण को हम उपस्थित पाते हैं, लेकिन कहीं से किसी अपवित्रता का या अश्लीलता का बोध हमें नहीं हो पाता है। तो क्या रचनात्मक कौशल है और कितना बड़ा कला संयम है फणीश्वर नाथ रेणु का कि गांव में जो निम्न जातियों की महिलाओं के साथ जो उच्च जाति के लोग शारीरिक संपर्क स्थापित करते हैं और उसका वर्णन कई जगहों पर होता है मैला आंचल में, लेकिन कहीं भी वह अस्वाभाविक या गर्हित नहीं लगता है। चाहे वह फुलिया और सहदेव मिश्र का प्रसंग हो, चाहे महंत रामदास और राम पियारी का प्रसंग हो, या अन्य कई स्त्रियों के संदर्भ में यह प्रसंग आया हो, कहीं भी वह ऐसा नहीं लगता है कि उसे थोपा गया है या कहीं से वो चटकारे लेने के लिए इस दृश्य की भर्ती की गई हो। तो इन संबंधों के वर्णन में फणीश्वर नाथ रेणु ने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। गांव की संस्कृति का जीवन चित्रण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ के मेले ठेले, वहाँ के गीत, वहाँ के नृत्य, वहाँ की लोक संस्कृतियाँ, वहाँ के पर्व त्योहार हमारे सामने नहीं आए। फणीश्वर नाथ रेणु तो रूप रस गंध स्पर्श के लेखक हैं। गांव में जो धान की बालियां पकती हैं तो उनके सौंदर्य का वर्णन करने में वे अचूक हैं। कहते हैं धरती स्वर्णांचला है। हम ज़्यादातर मैला आंचल रटते रहते हैं, लेकिन मैला आंचल के लिए जब वे कहते हैं कि धरती माता स्वर्णांचला है तो एक दूसरा ही बिंब उभरता है। वह जो ध्वनि बिंब है, रस बिंब है, ये सब अद्भुत है इस उपन्यास में, जो पूरे ग्रामीण परिवेश को हमारे सामने बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। लगता है कि हम उसमें बहे जा रहे हैं, लगता नहीं है कि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम उसके अंग बन जाते हैं। तो यह है फणीश्वर नाथ रेणु की विशेषता और आंचलिकता के वर्णन करने में उनकी कारीगरी, कि कहीं से भी लगता नहीं है कि कुछ थोपा हुआ है या कुछ अतिरिक्त इसमें कलाकारी की जा रही हो, ऐसा कभी नहीं लगता है। गांव का जीवन तो उत्सवित होता है, वहाँ भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, लेकिन उत्सव धर्मिता भी है। और उस उत्सव धर्मिता को पकड़ने में फणीश्वर नाथ रेणु से कहीं भी चूक नहीं हुई है। गांव में मलेरिया सेंटर खुलता है तो महंत सेवादास भंडारा करते हैं। जाति पाति जो है वह गांव के लिए बहुत मायने रखता है, शहर में यह मायने नहीं रखता है। वहाँ के लोगों तक भी भगत सिंह की प्रसिद्धि पहुँची है। बार बार वे कहते हैं फटाक से बम फोड़ दिया भगत सिंह ने। किंतु साथी पूछते हैं अच्छा भगत सिंह कौन जात थे? डॉक्टर आते हैं प्रशांत, उनसे पूछा जाता है
डॉक्टर साहब आप कौन जात हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो अब बंगाली हैं क्या? फिर वो कहते हैं नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो वहाँ जाति जो है वह एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि भंडारा की बात जब होती है तब होता है कि 12 वर्ण के लोग एक साथ खाएंगे, तो ऊंची जाति वाले कहते हैं कि नहीं, हम निम्न जाति वालों के साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। और महंत सेवादास कहते हैं कि ये तो मैं बहुत झंझट में पड़ गया। एक स्थिति यह आती है कि लगता है कि अब यह भंडारा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मूल में एक जातिगत जो रूढ़ियां हैं जनमानस में बैठी हुई वह कार्य करती हैं। तो खैर किसी किसी ढंग से इसका निदान किया जाता है। वो कायस्थ लोग एक तरफ खाते हैं, राजपूत एक तरफ खाते हैं, ब्राह्मण की पंगत अलग बैठती है, निम्न जातियों वाली की पंगत अलग बैठती है। किसी किसी ढंग से यह भंडारा होता है। और तारीफ यह कि जब से बच्चे वहाँ होश संभालते हैं तब से उनके मन में जातिगत जो भावना है वह भर दी जाती है। क्योंकि भंडारे के लिए जब पूरी जलेबी छानी जा रही है तो निम्न जाति के बच्चे जब वहाँ आते हैं तो उच्च जाति के बच्चे कहते हैं देखो उधर मत जाना, छुआ जाएगा। यानी यह जातिगत जो कुरीति है वह उनके नस नस में व्याप्त है। गांव में इससे छुटकारा नहीं है। और इसका भी वर्णन बड़े ही यथार्थपूर्ण ढंग से फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है। समय समय पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन उन्होंने किया है। तो जन्म हो, मृत्यु हो, हर जगह गाना है। फसल की कटनी हो, मछमरनी हो, फसल की कटाई के समय जब रबी की कटाई होती है तो कुछ और गीत होते हैं, खरीफ की कटाई होती है तो कुछ और गीत होते हैं, होली के गीत होते हैं, चैतावर होता है। जब महंत सेवादास की मृत्यु होती है तो समदाउन गाया जाता है, निर्गुनिया गाया जाता है। जब गेहूं की फसल काटी जाती है तो चैती गाई जाती है। जब वर्षा नहीं होती है तो इंद्र को मनाने के लिए जट जटिन खेला जाता है। और जट जटिन खेलने के क्रम में गांव के जो मातवर लोग हैं उनका नाम ले लेकर बिल्कुल गाली की भाषा में गीत गाए जाते हैं और इसका बुरा नहीं माना जाता है। बल्कि जिनका नाम नहीं लिया जाता है उन्हें बुरा लगता है कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। तो वे निम्न वर्ग की स्त्रियां अरे विश्वनाथ प्रसादवा, अरे सिंहवा, अरे खिलौना करके गाती हैं। और विश्वनाथ प्रसाद जो कायस्थ टोला के मालिक हैं और शंकर सिंह और कृपाल सिंह जो क्षत्रिय टोली के मालिक हैं और बहुत बड़ी जोत के मालिक हैं और खिलावन सिंह यादव जो 150 बीघा ज़मीन के मालिक है, वे प्रसन्न होते हैं कि ये स्त्रियां गीत में उनके नाम की चर्चा करती हैं। तो ये सब जीवन में जुड़े हुए गीत हैं। ये अवसर अवसर पर ये बातें वहाँ घटित होती रहती हैं। जैसे वहाँ सुबह में कोई न कोई बूढ़ा अपनी झोपड़ी में बैठकर प्रातकी गाता होता है, जिसे हम प्रभाती कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गांव के जो ये रीति रिवाज हैं, गीत हैं, नृत्य हैं, ये सब गांव के जीवन में अनुस्यूत हैं, थोपे हुए हैं। अगर ये सब गांव के जीवन में जुड़े न होते तो गांव के लोग जो कभी एक शाम भर पेट खाते हैं, फिर दूसरे शाम आधे पेट खाते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं, जिनके बच्चे इलाज के बिना मर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, कल का जीवन कैसे बीतेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जमींदार बाबू के यहाँ जिनके अंगूठे के टीप पड़े हुए हैं और जीवन पर्यंत क्या
उनकी बाद वाली पीढ़ियां भी जो आएंगी वे भी उनकी गिरफ्त में होंगी। तो ये सारी बातें अगर वे सोचते रहे और जीवन को उत्सव के रूप में न लें, तब तो उनका जीवन मुहाल हो जाएगा, वे पागल हो जाएंगे। तो कैसे गांव के लोग इन संकटों से उबरने के लिए, इन कष्टों से उबरने के लिए अपने जीवन को उत्सव बना लेते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा है। जब हम इस उपन्यास से गुजरते हैं तो उन भूखे नंगे लोगों की जिजीविसा और उत्सव धर्मिता देखकर हमें आश्चर्य होता है। जब शहर में तमाम खुशियों के बीच, तमाम समृद्धियों के बीच अवसादग्रस्तता की स्थिति कभी कभी हो जाती है, वैसे में वे अधनंगे अधभूखे लोग कैसे जीवन को उत्सव के रूप में तब्दील कर लेते हैं और किसी बात को मन में नहीं पालते हैं। इसी क्रम में फणीश्वरनाथ रेणु ने इस निम्न वर्ग की स्त्रियों में, निम्न जातियों की स्त्रियों के बीच में होने वाले झगड़ों का भी बड़ा रोचक वर्णन किया है कि कैसे वे तुरंत एक दूसरे से गाली गलौज करने में उतर आती हैं। उन गाली गलौजों का वर्णन भी बिल्कुल यथार्थवादी ढंग से किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने। और तुर्रा यह कि गाली गलौज करते हुए, हाथ चमका कर झगड़ा करते हुए भी वे अपना काम करते रहती हैं। वो धान फटकते रहती हैं, चावल चुनते रहती हैं, बीच बीच में हाथ भी चमका लेती हैं, झगड़ा भी कर लेती हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि कुछ देर के बाद इस घर की सब्जी वहाँ जा रही है और उस घर की सब्जी इस घर में आ रही है, और बैठकर फिर वे किसी की परनिंदा में वे स्त्रियाँ लग जाती हैं। यानी झगड़े का अस्थायी प्रभाव नहीं होता है और कोई भी बात बहुत लंबे समय तक वे अपने मन में नहीं पालती हैं। तो कहा जाता है कि उत्कृष्ट रचना के लिए बड़ी बातों का होना जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटी बातों से भी बड़ी रचनाएं बन जाती हैं। तो हम मैला आंचल में देखते हैं कि कितनी छोटी छोटी बातों का कितनी गहराई से वर्णन करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इसमें जो राजनीतिक संदर्भ आए हैं, इसमें जो सामाजिक संदर्भ आए हैं, उन सारी बातों के वर्णन में भी आंचलिकता अनुस्यूत हैं, क्योंकि वे राजनीतिक बातें हैं या वे सामाजिक संदर्भ हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र से संदर्भित हैं। इसलिए संदर्भ के अनुकूल घटनाओं का वर्णन है, संदर्भ के अनुकूल शब्दों का चयन है। वास्तव में फणीश्वरनाथ रेणु ने बहुत बड़ा जोखिम लिया था। उन्होंने जनसामान्य की भाषा को सृजनात्मक भाषा में तब्दील किया था। अभिजात्य भाषा से उन्हें टकराना पड़ा, जनसामान्य की भाषा को उन्होंने सृजनात्मक भाषा में बदला। अब सवाल यह उठता है कि उपन्यास जो होता है वह किसी न किसी क्षेत्र पर तो लिखा ही जाता है और हर क्षेत्र की अपनी बोली बानी, अपनी भाषा होती है। तो क्या जितने उपन्यास लिखे जाए वे वहीं की भाषा में, वहीं की बोली बानी में लिखे जाए? तब तो ऐसा होगा कि कोई उपन्यासकार होगा, वह दूसरे क्षेत्र की जहाँ कोई और भाषा चलती है हिंदी के अतिरिक्त, दूसरा उपन्यास लिखा ही नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यह बात है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने खरी बोली पर निष्ठित हिंदी के साथ जो अपभ्रंश और मिथिलांचल में प्रयुक्त बोलियों का प्रयोग जिस रूप में किया, उसका अनुपात बहुत लोग समानुपातिक नहीं मानते हैं उसको। उनका कहना है कि वो इतने अधिक वे शब्द आए हैं कि कहीं कहीं हो सकता है कि दिक्कत हो समझने में। लेकिन खुशी की बात यह है कि अधिकांश पाठकों या आलोचकों को उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। यद्यपि फणीश्वरनाथ रेणु ने पाद टिप्पणी के रूप में उन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। जैसे वहाँ के ग्रामीण जब भारत माता की स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं तो कहते हैं इनकलाब जिंदाबाग। इन जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, जिंदाबाग बोलते हैं। बालदेव
बार बार बोलते हैं हिंसावाद नहीं, हिंसावाद नहीं। इसी ढंग से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वे कहते हैं डिस्ट्रीबोट, डिस्ट्रीबोट। तो शब्द का रूप बदलता है। जो अंग्रेजी में भी प्रचलित शब्द हैं उसका भी रूपांतरण वे अपने अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार कर लेते हैं, और उसका रूपांतरण इतना सुंदर और सटीक है कि अद्भुत पठनीयता है इस उपन्यास की। आप देखेंगे कि वहाँ खम्हार खुलता है, खम्हार खुलता है तो यह जानी हुई बात है कि जब दौनी और मरनी के बाद अनाज आएगा तो खलिहान से अनाज उन भूमिहीन किसानों के पास या बटाईदार जो हैं, जो आधे पर ज़मीन जोतते हैं, उनके पास बहुत कम आएगा। सारा अनाज ज़मींदारों के घर में चला जाएगा कर्ज सधाने के रूप में। तब भी उत्सव का माहौल होता है और विदापत नाच होता है, और विदापत नाच में विकटय होता है। विकटय क्या? तो वो व्यंग परक, उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाता है, चाहे वो विश्वनाथ प्रसाद हो, चाहे शिवशंकर सिंह और रामकृपाल सिंह हो, चाहे खिलावन सिंह जैसे मातबर आदमी हो, किसी को नहीं बख्शा जाता है। और उस दिन 7 खून माफ है, जिसको जो कहना है उनके विषय में वह विकटय के माध्यम से स्पष्ट कर देता है। और वे अधनंगे अधभूखे लोग हृदय की तल्लीनता के साथ इस विदापत नाच में शामिल होते हैं। और डॉक्टर प्रशांत जब इस विदापत नाच को देखता है तो वह सोचता है कि दिनकर कहते थे कवि विद्यापति के गान का, तो कहता है, मन में सोचता है डॉक्टर प्रशांत कि कवि विद्यापति का गान तो इन्हीं अधभूखे अधनंगे व्यक्तियों के गले में सुरक्षित है। तो शुरू से अंत तक हम देखते हैं कि कथ्य के स्तर पर या शिल्प के स्तर पर आंचलिकता का निर्वाह अत्यंत संतुलित ढंग से हुआ है। यह जो एक सफल आंचलिक उपन्यास है, इसके पीछे शिल्प इसका प्रमुख है। कथ्य यही होता, लेकिन अगर रचनाकार के पास शिल्प कौशल नहीं होता तो यह उपन्यास इतना यश नहीं पाता। इसकी आंचलिकता के पीछे इसका जो शिल्प कौशल है, इसका जो भाषा शिल्प है, इसका जो चरित्र शिल्प है, वह अत्यंत प्रमुख है। और इसको वर्णित करने में फणीश्वर नाथ रेणु ने अद्भुत मेधा का परिचय दिया है। तो क्या फणीश्वर नाथ रेणु ने जानबूझकर ऐसा किया है? जानबूझकर किया हो चाहे नहीं, यह एक नई प्रविधि तो जरूर थी। जो वे कहना चाहते थे वह पुरानी प्रविधि में अट नहीं सकती थी। इसलिए मैला आंचल में हम देखते हैं कि एक नई प्रविधि का सहारा फणीश्वर नाथ रेणु ने लिया है, और वह नई प्रविधि बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई है। और इस उपन्यास को यश दिलाने में उनकी प्रविधि का कथ्य से अधिक योगदान है। यह शिल्प कौशल अद्भुत है। इसके पहले इस शिल्प कौशल का दर्शन कहीं भी हम नहीं पाते हैं। और इस उपन्यास की आंचलिकता की सफलता के पीछे यह एक बड़ा कारण है। और बाद में खुद इस शिल्प प्रविधि का अनुकरण करके भी फणीश्वर नाथ रेणु ने सफलता प्राप्त नहीं की। अन्य उपन्यासकारों की बात तो दिगर है। धन्यवाद।